हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। देखो, इस संधि को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई नई वीडियो देखते हो तो यहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन आता है। कमेंट के साइड में जब स्विप करते हो तो हाइप का ऑप्शन आता है, उसमें आप हाइप कर सकते हो, मतलब कुछ पॉइंट्स मुझे दे सकते हो। जिससे होगा क्या कि यहाँ पर ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर इंप्रेशन इसका जाने वाला है यूट्यूब के तरफ से, और इसको थोड़ा सा प्रमोट भी हो सकती है। ठीक है, तो सभी लोग जो भी यहाँ पर संस्कृत का मतलब कोई भी लेक्चर देखते हो, संस्कृत के देखते हो, किसी भी सब्जेक्ट के देखते हो, जब भी कोई नई वीडियो आती है तो आप लोग उनसे हाइप कर दिया करो। ठीक। देन अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है संधि। देखो, अभी संधि को नोट्स से बढ़ाने से बेहतर है कि मैं आपको इसको यहाँ पर अपने लिख लिख कर आपको इसको समझाऊँ, क्योंकि नोट्स मैटर नहीं करते संस्कृत के अंदर। ठीक है, ये बात मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि संस्कृत में नोट से काम चल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप कितने भी अच्छे नोट्स ले लो, तब तक आपका काम नहीं बनने वाला है जब तक आप यहाँ पर इसको नहीं समझने वाले हो। ठीक। आप संस्कृत को आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, तभी आपका इसमें काम बन पाएगा। जब आप चीज़ों को समझ लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तो नोट्स आप कोई भी समझ सकते हो। तो इसलिए मैं पहले नोट्स ना पढ़ाकर, जैसे हमने अभी करा था ना संज्ञा प्रकरण के अंदर, आपको लिख लिख कर समझाया था, इसके अंदर भी थोड़ा सही तरीके से आपको हम समझाएंगे और भी। ठीक। देन उसके बाद हम इन नोट्सों को स्टार्ट करेंगे। देखो, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि, और पहली संधि कौन सी? स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम डाल देते हैं एक बार कि संधि। ठीक। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संधि क्या होती है, तो संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब जोड़ना, किसको जोड़ने की बात करी जा रही है? वो बात की जा रही है पूर्व पद को और उत्तर पद को। पूर्व पद को, कि पूर्व पद को जोड़ना है, एंड उत्तर पद को जोड़ना है। ठीक है, देखो, पूर्व पद यानी कि वो लास्ट वाला पार्ट, मतलब जो भी कोई शब्द है उसको लास्ट वाले पार्ट को हमें ऐड करना है। ठीक, और जो भी दूसरा पद है उसके पहले पार्ट को यहाँ पर ऐड करना है। जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, राम ईज। ठीक है, अब देखो इस पार्ट का मतलब ये पूर्व पद, ये पूर्व पद होता है, ये उत्तर पद होता है। ठीक, अभी जोड़ना हम सिखाएंगे। वैसे इसको आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो लास्ट में ए प्लस ई आएगा, और ए प्लस ई को आप जोड़ दोगे तो ए बन जाएगा, तो ये रामेश बन जाएगा। ठीक, ये हम आपको अभी सिखाएंगे संधियों के अंदर। बस आपको संधि की डेफिनेशन का अभी मतलब पता होना चाहिए कि संधि का मतलब होता है कि जोड़ना, और जोड़ना कैसे करना, प्रथम पद को और द्वितीय पद को। ठीक है, पहले तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हो कि पहला पद, भाई ये पहला पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, इन द्वितीय पहले पद को और द्वितीय पद को जोड़ना। अगर और इसमें भी स्पेसिफिक बात करें तो जो प्रथम पद है उसका भी पूर्व पद होना चाहिए, और जो द्वितीय पद है उसका फर्स्ट वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे लिख भी सकते हो कि संधि क्या होती है कि प्रथम पद, आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रथम पद का लास्ट शब्द एंड द्वितीय वर्ड का पहला शब्द, तो इनको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगी? हमारा संधि बन जाएगी। संधि का मतलब एक तरीके से आप जोड़ना समझो। अब देखो यहाँ पर, जैसे पिछले वाले चैप्टर में हमने बेसिक्स वाले में, यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी कुछ और को पॉइंट्स की बात करी थी। जैसे ये मान लो कि हमारा रे 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 के नीचे अगर हम हलंत लगा देता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अगर जैसे मान लो ये चलो ये ऐसे लिख सकता हूँ ना कि आधा रे कर दो, आधा रे। ठीक है, जैसे और एग्जांपल जैसे कै समझाता हूँ, जैसे कै कबूतर है, तो ये कै कबूतर आधा है, तो क्या इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ? ऐसे करके लिख सकता हूँ? तो मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता इसको, क्योंकि इसको मैं अब तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये हाफ है। ये अगर ये फुल होता, इसको हाफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम यही करते थे ना, जैसे आधा ने था, तो आधे ने को हम क्या करते थे? आधे ने के नीचे हलंत लगा के ऐसे लिख सकते थे। तो ये भी आधा कै, तो आधा कै को हम हलंत लगा के लिख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे कोई भी यहाँ पर, उसके अंदर कोई भी यहाँ पर स्वर नहीं होगा। ये कुछ बेसिक्स की बात की, ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि अभी ये काम आएगी। ठीक, और जैसे आधा न है, अगर आधे न में मैं ए जोड़ दूंगा, मतलब एक स्वर ऐड कर दूंगा, तो मैं इसको पूरा न करके यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात आपके आगे काम आएंगी। ठीक, तो ये हो गई हमारी संधि की बात। अब संधि में भी हमारी 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। देखो, मेनली यही 3 प्रकार का आप समझो, 3 होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। और जब हम नोट्स से बात करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी होगी तो बता देंगे एमसीक्यू के लिए। बस मेनली यही आपको पढ़नी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखो स्वर संधि क्या होती है, पहले हम बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में देखो, जब भी आपस में दो स्वर ऐड होंगे तो उसको हम कहेंगे स्वर संधि। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रविंद्र की एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल मैं रविंद्र ले लेता हूँ, रवि प्लस इंद्र। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, अब इसको जब ब्रेक करोगे तो रे के नीचे, रे के अंदर क्या होगा? हलंत लगाओगे और इसमें एक स्वर छुपा होगा, उसको बाहर निकालोगे खींच के, फिर बे बे, और इसके ऊपर क्या चढ़ी हुई? ई चढ़ी हुई है, तो इसको यहाँ पर ई निकाल लेंगे, ये छोटी ई है।
निकाल देंगे। देन ये भी क्या है, छोटी ई है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों सुअर है। जब भी दो आपस में सुअर मिलते हैं, जब भी दो आपस में सुअर मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। देखो ये तोड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मैं आप फर्स्ट मतलब बहुत सारे वीडियो के अंदर ये चीज़ बता चुका हूँ आपको कि किस तरह से तोड़ा जाता है। यहाँ भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखो, जो भी कोई व्यंजन होता है, जब आप उस व्यंजन को ब्रेक करते हो तो उसके अंदर एक स्वर छिपा होता है। जैसे रे एक व्यंजन है तो उसके अंदर एक स्वर छिपा होगा, तो इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया जो शो कर रहा है। अब इसके अंदर कोई स्वर नहीं छिपा हुआ, तो ये हमने अलग से लिख दिया। देन बे आया तो बैग में क्या चढ़ी हुई थी, ई चढ़ी हुई थी, यानी इसके अंदर छोटी ई चढ़ी हुई है। तो यहाँ पर बै को हलंत लगाया, उसके अंदर से निकाल के बै के ई निकाल दिया, और ये भी यहाँ पर ई है। और आधे ने को हम इस तरह से हलंत लगा के लिख सकते हैं। और दे, और यहाँ पर रे भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रे भी, और दे के नीचे क्या छपा हुआ, आर छपा हुआ है। तो दे के नीचे हलंत लगाओगे देन आर, ठीक है। ये एन नहीं आएगा अब, क्योंकि इसमें क्या छपा हुआ है, छोटा, ये जो आर छपा हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। अब ये छोटा ई और ये सॉरी बड़ी बड़ी आपस में जुड़ रही है, तो ये क्या बनाएगी, बड़ी ई ही बनाएगी। वैसे तो ये सुवर्ण दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि स्वर की हमारे पांच टाइप, आप पांच टाइप 8 टाइप पढ़ेंगे, वैसे मेनली 5 प्रकार की होती है। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि स्वर स्वर मिलकर हमारा स्वर संधि बनाता है। और ये भी स्वर के अंदर कौन स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल हमने बता दिया, ये स्वर्ण दीर्घ संधि का हमने स्पेशल एग्जाम्पल आपको बता दिया। देन इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि यदि स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन मिल जाए तो वो किसके एग्जाम्पल होंगे, ये वो व्यंजन संधि के एग्जाम्पल होंगे। जैसे मान लो कि लास्ट में, जैसे ये था ना, लास्ट में अगर जैसे हम ए जोड़ रहे थे और मान लो कोई व्यंजन जोड़ेंगे, जैसे मान लो ये कोई व्यंजन जोड़ेंगे तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। वैसे मान लो कि हम ऐसे जोड़ रहे के प्लस रे, तो ये दोनों ही व्यंजन है, तो भी किसका एग्जाम्पल होगा, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि ये होती है कि जब भी आप दो वर्ण जोड़ रहे थे ना, मतलब जैसे हमने बताया कि संधि की डेफिनेशन क्या बताई कि प्रथम प्लस द्वितीय पद, यानी प्रथम पद का पूर्व पद और द्वितीय पद का उत्तर पद, यानी पहला शब्द, जब इनको आप जोड़ते हो तो वो संधि कहलाता है। अगर जो इन जिनको आप जोड़ रहे हो, ये जो शब्द है, अगर वो स्वर स्वर हुए, स्वर आप जानती हो क्या होते हैं, देखो स्वर होते हैं आपके अच प्रत्याहार, ठीक है। मतलब इसमें के अंदर ए, ऐ, उ, री, ली, ए, ओ, ए, ओ, यही तो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 प्रकार के स्वर होते हैं। यानी कि जब ये 9 स्वर आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, स्वर संधि कहलाएंगे। यानी कि अगर मतलब स्वर का पहला शब्द भी होना चाहिए और स्वर का लास्ट शब्द भी होना चाहिए, तो वो स्वर संधि का कहलाएगा। यदि स्वर पहला हो, मतलब एक स्वर हो और एक व्यंजन हो, या फिर दोनों व्यंजन हो, तो व्यंजन संधि कहलाएगी। देन आता है विसर्ग। तो विसर्ग कैसे कह सकते हो कि स्वर के साथ कोई विसर्ग भी ऐड हो सकता है, ठीक है, और विसर्ग के साथ विसर्ग भी ऐड हो सकता है। तो वो किसके एग्जाम्पल होंगे, विसर्ग के साथ विसर्ग भी ऐड हो सकता है, ठीक। तो विसर्ग के साथ विसर्ग भी ऐड हो सकता है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो एग्जाम्पल होगा विसर्ग संधि का, ठीक है। अब विसर्ग का साइन आप जानते हो क्या होता है, ये ऐसे ये इस तरह से विसर्ग का साइन होता है। तो याद रखना, स्वर के साथ अगर व्यंजन आ रहा है या विसर्ग ही आ रहा है तो वो, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा जो संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, एंड विसर्ग संधि क्या होती है। तो सबसे पहले हमने बात की संधि के बारे में कि संधि क्या होती है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ना किसको, प्रथम पद का जो पहला लास्ट वाला शब्द है और द्वितीय पद का जो पहला वाला शब्द है, ठीक है, इनको जोड़ने का कार्य करना है, ठीक है। जैसे कि ये प्रथम पद का लास्ट वाला शब्द है, उत्तर पद का ये पहला वाला शब्द है, इन दोनों को जोड़ना है। अगर ये दोनों हमारे यहाँ पर स्वर हो गई, दोनों स्वर हो गए तो स्वर संधि कहलाएगा। और इनमें से अगर एक भी व्यंजन हो गया तो व्यंजन संधि कहलाएगा। और इनमें से स्वर के साथ कोई विसर्ग आ गया या दोनों विसर्ग हो गए तो विसर्ग संधि कहलाएंगे। इतना मैंने अभी आपको बताया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आपको ये पहचानना है कि वो कौन सी संधि का एग्जाम्पल है। जैसे नॉर्मली कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा तो आपको ये पहचानना है कि वो एग्जाम्पल स्वर संधि का है, व्यंजन का है, विसर्ग संधि का है। देखो एक क्वेश्चन में आपसे 3 4 सवाल पूछ सकता है कि पहला वो कौन सी संधि का एग्जाम्पल है और उस संधि का वो कौन सा सब टाइप है, ठीक है। और ऐसे आप 2 3 उदाहरण और दो, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। देखो अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की, सॉरी स्वर संधि की। तो स्वर संधि यहाँ पर 5, देखो मेनली अभी 5 प्रकार की है, वैसे तो हम 8 प्रकार की आपको बता देंगे। मेनली यहाँ पर जो 5 प्रकार की होती है, जो यहाँ पर सेंटेंस बनाने में यूज़ होती है चीज़ों को, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करते हैं संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में।
देखो अब स्वर संधि के, हम यहाँ पर स्वर संधि को बता रहे कौन कौन सी होती है। वो पहली होती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरी होती है गुण संधि। तीसरी होती है वृद्धि संधि। एंड चौथी होती है अयादि संधि, यण संधि, यण संधि। एंड पांचवी होती है अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक, इनके नीचे भी आप संधि संधि लगा लेना। तो यहाँ पर ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है मेनली। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब देखो यहाँ पर इनको याद करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो मैं इसलिए आपको एक अलग तरीके से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखो आपने अच प्रत्याहार पढ़े है, मतलब आपने 9 व्यंजन पढ़े हैं, तो उन 9 व्यंजनों को आपको लाइन से लिखना है। कि पहला होता है ए, ऐ, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, ए और ओ। ठीक है, इस तरह से सेम यहाँ पर भी आपको यही लिखनी है। ए, ऐ, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, ओ। देखो ये आपने समझ लिया ना, तो आपको यहाँ पर स्वर संधि में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसी तरह से मैंने भी क्या है, क्योंकि बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो इनसे भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को जब कब तक याद करते हो तो आप भूल जाते हो, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आप चीज़ों को यहाँ पर नहीं भूलने वाले हो। तो आपको ऐसे मानना है। देखो देखो अब हम पहले बात करते हैं दीर्घ दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम स्वर संधि भी, स्वर्ण दीर्घ भी कहते हैं। ठीक है, तो सुवर्ण दीर्घ संधि भी कह सकते हैं, दीर्घ संधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये होता है कि इस ए को, मतलब अगर ए के सामने ए आ जाए, या एक ई के सामने ई आ जाए, ऊ के सामने ऊ आ जाए, ठीक है, और री के सामने री आ जाए, लिरी के सामने लिरी आ जाए, ठीक, तो वो कौन सी संधि कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी स्वर्ण संधि, स्वर्ण या दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये पहली हो जाएगी स्वर्ण और दीर्घ संधि। अब देखो मैं एक और पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ये यहाँ पर देखो, अब जैसे हमने ए के सामने ए आ जाए, जो ये ए है वो हस भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, मतलब छोटा ए भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये ए के सामने ए आ जाए, ये ई के सामने ई आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ धर्म प्लस अर्थ का, धर्म प्लस अर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको तोड़ा, तो धर्म प्लस अर्थ, तो इसमें कैसा आएगा? तो लास्ट में आएगा रे, रे आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा, देखो ये इस तरह से रूटेगा, ध, ध प्लस ए, रे, में प्लस ए। तो यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा? ए आएगा। तो जब दोनों ए को आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? आपका आ बन जाएगा। तो ये तो धीग्र, मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा? धीग्र बन जाएगा। ठीक, वैसे तो ये हम दीर्घ संधि बता नहीं रहे, बस यहाँ पर समझा रहे कि किस तरह से आप ये पहचानोगे कि कौन सी स्वर्ण संधि है, कौन सी गुण संधि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धर्मार्थ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ हो जाएगा। तो अभी मेरा बताने क्या मतलब, जैसे ई के सामने ई आ जाए, या ऊ के सामने ऊ आ जाए, री के सामने री आ जाए, ठीक है, ली के सामने लेरी आ जाए, तो वो स्वर्ण संधि कहलाएगी। एंड देन है इसके बाद हमारा गुण संधि। तो ये इसके बाद ये जो 4 बचे हैं, यानी कि ए के सामने यदि ये चारों आ जाए, यदि ए के सामने ये चारों आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? गुण संधि कहलाएंगे। तो गुण संधि कहलाएंगे। देन इसके बाद ए के बाद, यदि ए के बाद ये चारों आ जाए, यदि ए के बाद ये चारों आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? वृद्धि संधि कहलाएंगे, वृद्धि संधि कहलाएंगे। ठीक है, तो ये 3 संधि हो गई। तो स्वर्ण संधि कहता है कि जब ए के सामने ए आ जाए, छोटी के सामने बड़ी ई आ जाए, या छोटी ई आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ऊ के सामने ऊ आ जाए, री के सामने री आ जाए, लीरी के सामने लीरी आए। अब ये देखो जो मैंने यहाँ पर हस बताई है ना, ये हस भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं। ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन ए के सामने यदि ये वाला ये आ जाए तो गुण संधि हो जाएगा, और ये वाले 4 आ जाए तो वृद्धि संधि हो जाएगा। देन बात करते हैं यण संधि के बारे में। देन बात करते हैं यण संधि के बारे में। तो अगर इनके सामने, अगर ये फर्स्ट पद के अंदर ये है, ठीक है, फर्स्ट पद के अंदर ये है, और इनके सामने यदि या तो ए आ जाए, ठीक है, या फिर ये 4 आ जाए, तो ये कौन सी संधि कहलाएगी? यण संधि कहलाएगी। देन होती है अयादि संधि। अयादि संधि, तो अयादि संधि क्या है कि यदि इन चारों के सामने जो 5 लेटर लिखे हुए होते हैं, ये पांचों में से कोई भी आ जाए,
ठीक है, तो ये कौन सी कहलाएगी, अयादी संधि कहलाएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझो कि यदि हस्व आ के सामने, देखो आ के सामने आ जाए, छोटा है, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो किसका, स्वर्ण दीर्घ संधि का एग्जाम्पल ही आएगा। मतलब इसमें हमेशा दीर्घ होगा। ई के सामने ई आ जाए, ऊ के सामने ऊ आ जाए, री के सामने री आ जाए, ली के सामने ली आ जाए, तो वो स्वर्ण दीर्घ संधि के एग्जाम्पल में आएगा। एंड देन उसको गुण संधि, यदि ए के सामने यहाँ पर, अब ये ए हंस भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, उसके सामने ई और ली में से कोई आए तो गुण संधि का एग्जाम्पल है। और इस ए के सामने ये इसमें से कोई आ जाए तो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक, एंड देन अगर इन चारों के सामने से, इन चारों के सामने से यदि ए और ये चार आ जाए तो वो किसके एग्जाम्पल हो गए, यन संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अयादी संधि का कह रहा है कि इन चार के सामने यदि ये पांचों में से कोई भी आ जाए तो अयादी संधि एग्जाम्पल होंगे। देखो स्वर संधि होती क्या है, स्वर संधि होती है कि दो स्वर्णों का आपस में मिलना। ठीक है, दो स्वर, मतलब पहला पद जो मिल रहा है, दूसरा पद जो मिल रहा है, वो दोनों कैसे होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। अब स्वर के अंदर कौन सा स्वर मिलेगा तो उसके हिसाब से उसके टाइप उन्होंने बांट दिए। जैसे कि ए के सामने यदि इनमें से, ए के सामने से इनमें से कोई सामने आ रहा है तो स्वर्ण संधि, और ए के सामने यदि इनमें से कोई आ रहा है, ठीक है, और इनमें से कोई आ रहा है, देखो इनमें से कोई आ रहा है तो गुण संधि, और ए के सामने यदि इनमें से कोई आ रहा है तो वृद्धि संधि। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल से और इनको अच्छे से आपको क्लियर करेंगे तो और भी अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि अब हम पहले एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे हमने पहली संधि देखी स्वर्ण दीर्घ संधि, यानी दीर्घ संधि या स्वर्ण दीर्घ संधि से एग्जाम्पल से आपको स्टार्ट करते हैं। तो पहली संधि ले लेते हैं, स्वर्ण दीर्घ संधि। अब देखो स्वर्ण दीर्घ संधि को आप कैसे करोगे, देखो हमने क्या ट्रिक बताई है आपको, हमने आपको ये ट्रिक बताई है कि यदि जैसे हम एग्जाम आपको दिखा देते, टेबल पे दिखा देते आपको जो मैंने बना रखा है। देखो ये टेबल भी है, जो आपको फॉर्मूला स्कूल में याद कराए जाते हैं, मतलब कॉलेज में याद कराए जाते हैं कि यदि हस्वा है या बड़ा है, मतलब पहले पद के अंदर ये आ रहा है और दूसरे पद के अंदर ये आ रहा है, कोई सा भी आए, चाहे हस्वा है दिख रहा है तो आ ही बनेगा। और उसी प्रकार से छोटी आई बड़ी ई आई तो ये छोटी आई बड़ी आई तो बड़ी ई बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पर ऊ के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर री के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, देखो जो मैंने आपको ये बताया कि ए के सामने ए आए, ई के सामने ई आए, ठीक, और रू के सामने री आए, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा हस्व ही बनने वाला है, तो हस्व ही बनने वाला है। ठीक, तो इस तरह से आप याद कर लेना है। मतलब इसमें हमेशा दीर्घ होगा, नाम ही क्या है, दीर्घ। तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, चाहे हस्वा हो चाहे दीर्घ हो, तो दोनों केस में क्या होने वाला है, दीर्घ ही होने वाला है। तो ऐसी तरह से हमने यहाँ पर ये आपको बता ही दिया था कि स्वर्ण दीर्घ संधि क्या होता है कि यदि आप छोटे आ के सामने अगर छोटा आए या बड़ा आए, छोटी ई के सामने बड़ी ई आए, छोटी ई आए, तो इस केस में, इन चारों के केस में क्या होगा, स्वर्ण दीर्घ संधि हम पर होने वाली है। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हिमालय एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं, हिमालय, हिम प्लस आल्य। तो यहाँ पर इसका आप जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, देखो ही को आप तोड़ोगे तो यहाँ पर बड़ी ई यहाँ पर छोटी ई लगी हुई है, तो ही प्लस छोटी ई प्लस मैं प्लस ए, और इस तरह से आप ब्रेक करोगे, आपको ही ब्रेक करने आना चाहिए। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा आ। तो ये छोटा है, ये हसवा दिख रहा है, और मैंने आपको क्या बताया, चाहे हसवा आए चाहे दिगर आए तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, बड़ा आ ही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हिमालय। तो ये बड़ा यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये अगर आपको याद रहेगा अच्छे से तो आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। देखो ये तो हमने आ का एग्जांपल ले लिया। देन दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ई के सामने, मतलब इस स्वर्ण दीर्घ संधि के अंदर यदि ई के सामने अगर छोटी ई आए बड़ी ई आए तो इन दोनों केस में क्या होगा, दीर्घ होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं तो रविंद्र का एग्जांपल ले लेते हैं। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो इस केस में देखो, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो रे प्लस ए प्लस बे प्लस छोटी ई प्लस छोटी ई। ठीक, तो यहाँ पर यहाँ से क्या निकला, हमें छोटी मिल गई और यहाँ से क्या मिल गई, छोटी मिल गई। तो दोनों को ही, सॉरी छोटी है बड़ी ई नहीं है, तो छोटी ई और छोटी ई मतलब दोनों आपस में मिलेगी तो क्या बनाएगी, बड़ी ई बनाएगी, इनको दीर्घ होगा। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको
रविंद्र, रवि, इसको इंद्र। तो इस तरह से आप बना सकते हो, या तो इसको न बना दो या इसको अंकी बिंदी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रविंद्र ऐसे भी कर सकते हो आप। तो आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ? ठीक है, तो समझ में आपको क्या आना चाहिए कि अगर आप जो भी मैंने चाहे 4 लेटर बताए, आई उ और री, ए ई औ और री, जैसे ये है ना, ए ई औ और री। देखो ली का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ली का तो आप चाहे हंस कर लो चाहे दिगर कर लो, ये लिरी ही रहेगा। तो इनसे मैटर है हमारा कि अगर ए के साथ, ई के साथ, ऊ के साथ री, चाहे हंस वाई चाहे दिगराए, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, यहाँ पर दिग्र होने वाला है। तो हमने ए का एग्जाम्पल देख लिया, ई का देख लिया, अब ऊ का देखते हैं। जैसे ऊ का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, देखो, तो ई का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भानु उदय ले लेते हैं, भानु प्लस उदय। तो इसको आप बनाओ, देखो आप उसको कैसे बना सकते हो, जैसे कि इसको आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेक कर दो, इसको नए को ब्रेक करोगे आधा, और इसके अंदर छोटा हुआ तो लिख दो, प्लस ये ऊ लिख दो, तो ऊ और ऊ। तो यहाँ पर जो छोटा हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, भानु उदय। ये बड़ा यहाँ पर हमने बना दिया, छोटे की जगह बड़ा बना दिया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से तो बना था वो, तो यहाँ पर बड़ा ऊ बन गया। तो ये आपका यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया ऊ का भी। अब हम री का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक री का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि पितृ, पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋण नाम। ठीक है, तो इसको अब जो आपने ब्रेक किया, तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, तो पी ए से रहेगा, तो तय को ब्रेक करोगे, तय प्लस यहाँ पर ये बन जाएगा रे बन जाएगा, तो ये आधा रे है। तो इसको हम कैसे रहे, थ्री, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या है, ये री। ठीक है, जो ये वाला है ना, ये री, तो ये ऋषि होता है, ये भी ऋषि होता है। अब जो दो ऋषि, दो ऋषि आपस में मिल जाते हैं तो हमेशा बड़ा ऋषि ही तो बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको इस तरह से एन इसके नीचे एक और कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा ऋषि। तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे हो सकता है कि पित, ये छोटा ऋषि था तो इसको हम बड़ा ऋषि कर देंगे, तो पित्र नाम। ठीक, आपको समझ में आया ना? देखो पितृ, इसमें क्या था, हमने यहाँ पर दो ऋषि आपस में मिल गए, तो दो ऋषि क्या करेंगे, हस, दो ऋषि मिलकर आकर धीर कर देंगे। तो धीर कर देंगे, तो धीर करने का तरीका इस तरह से होता है कुछ। तो इस तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पर चारों एग्जाम्पल। मैंने आपको वैसे तो यहाँ पर शुरुआत में ही समझा दिया कि हस के सामने अगर हंसवाए, मतलब इन सेम के सामने अगर सेम आ रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो दोनों केसेज में क्या होने वाला है, धीर होने वाला है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं स्वर्ण संधि के। देन अब एग्जाम्पल हम बात करते हैं गुण संधि के। तो आप कैसे पहचानोगे, देखो स्वर्ण संधि का एग्जाम्पल, स्वर्ण संधि को, स्वर्ण दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर सामने जैसा है उसके सामने वैसा ही आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर स्वर्ण स्वर्ण दीर्घ संधि का फॉर्मूला लगाओगे। यदि खाली ए है, खाली ए के सामने यदि गुण, ये चारों में से कोई भी आ जाए, देखो दूसरी जो संधि है हमारी, वो संधि है हमारी गुण संधि, वो संधि है गुण संधि। तो गुण संधि क्या कह रहा है, यदि पहला जो वर्ड है, पहला जो शब्द है प्रथम है, उसके ए के सामने यदि इनमें से कोई भी आ जाए, कौन कौन से, ई औ री और ली में से, तो इनमें से अगर कोई भी आ जाए तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ए के सामने ई आ जाए, प्लस ऊ आ जाए, प्लस री आ जाए, देन प्लस ली री आ जाए, तो वो किसके एग्जाम्पल होंगे, गुण संधि के अंदर। जैसे मान लो कोई मैंने आपको ऐसे दे दिया है कि ए के सामने ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, री आ रहा है, ली री आ है, तो आप पहचान सकते हो कि वो गुण संधि का एग्जाम्पल है। और गुण संधि का एग्जाम्पल बताया है कि ए के सामने अगर ई आएगा तो ए बन जाएगा, और ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, और री आएगा तो अर बन जाएगा, और लीरी आएगा तो यहाँ पर अल बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि गुण संधि के अंदर यदि ये आते हैं और इनके सामने, ए के सामने ये आते हैं, तो यहाँ पर इसका ए ई का ए बन जाता है, और ए का और ऊ का ओ बन जाता है, और ए का री का आर बन जाता है, ए का लीरी का अल बन जाता है। तो अब इनके एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं एक एक करके। देखो जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल पहले लेता हूँ सुरेंद्र का, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, रे आएगा प्लस ए आएगा, तो इसमें से रे आएगा देन प्लस ए आएगा, और यहाँ से इस ई को ले लेंगे। तो मैंने आप क्या बताया, जब भी ए के सामने ई आता है तो इसे आप पहचान लोगे वो गुण संधि का एग्जाम्पल है, गुण संधि का एग्जाम्पल है। और ए ई मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, सुरेंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं इस वाले का। तो इंद्रिय
इंद्रिय उपक्रम उपक्रम। तो इसको आप अगर हम तोड़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ से ये को तोड़ोगे तो ये नीचे हलंत लगाओगे और इसका स्वर बाहर निकालोगे तो ए आएगा, और यहाँ पर क्या है, ऊ है। तो ए और ऊ, जब भी ए और ऊ मिलते हैं तो ए और ऊ मिलते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, गुण संधि का एग्जाम्पल है। और ए और ऊ को यहाँ पर ओ करने का आदेश दिया गया है, तो इसको आप क्या कर दोगे, ओ कर दोगे। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो फिर, इंद्रिया इंद्रिय उपक्रम उपक्रम, ओ बनाना है ना, उपक्रम। ठीक है, तो कैसे कर दोगे भाई, जो ये जो ओ है, ये जो ए है, एक एक इसमें चला जाएगा, ये में चला जाएगा, और ओ ऊपर यहाँ पर चढ़ जाएगी, तो इंद्रिय उपक्रम है। तो इस तरह से कर सकते हो आप। ठीक, देन अब देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, कि इसका एग्जांपल हम ऐसा कर सकते हैं, काल प्लस ऋतु। तो यहाँ पर काल में क्या आ जाएगा, लास्ट में जब ले को तोड़ोगे तो ले में हलंत लगाएंगे नीचे, देन ए आ जाएगा, देन प्लस ये ऋषि आ जाएगा। और ए और जब ऋषि आते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल आता है, वो आता है गुण संधि का। और ए और ऋषि को यहाँ पर अर करने का आदेश दिया गया है, तो इसको आप क्या कर दोगे, अर कर दोगे। तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो, तो यहाँ पर इसको आप कैसे कर दोगे, तो इसको कर दोगे आप अर लिखोगे, अर अर। ठीक है, अर लिख दोगे, इसके नीचे हलंत है। तो ये वाला जो ए है, ये वाला जो ए है वो किसके नीचे लग जाएगा, ले के नीचे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, काल। ठीक है, ये इसके नीचे लग गया, तो आप देखो इसके नीचे हलंत था, अब इसमें हमने एक स्वर दे दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ये हमने क्या लिखा है, ले को हम ऐसे ही तो ब्रेक कर देते, हलंत लगा देते देन ए। ठीक है, तो अगर ए को इसको आप नीचे लगा दोगे तो ये ऐसे ही तो लिख सकते हैं, तो ये हमने ऐसे लिख दिया काल। तो अब बचा क्या, आधा राय बचा है, देन रे। तो ये इस तरह से, तो काल ऋतु, तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो इसको हम आधे देखो हलंत को हम आधा ले लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते, तो हम ऐसे लगा सकते हैं ना इसको, ऐसे काल ऋतु। तो ये भाई जो ये हमारा हलंत आर था, तो इसको हमने किसके ऊपर लगा दिया, आधा रह करके यहाँ पर ते के ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो काल ऋतु, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था, यदि कोई चीज़ आदि है, जैसे कोई चीज़ न था, तो इसको न को हम ऐसे करके लिख सकते थे, तो इसका हम अपोजिट भी तो कर सकते हैं, जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं लिरी का। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल अगर आपको देता हूँ, त्व प्लस लकार, त्व प्लस लिरिकार, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा प्लस लिरी आएगा। तो ए और लिरी यहाँ पर क्या मिलके बनते हैं, और ए लिरी यहाँ पर गुण संधि के एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो ए और लिरी को यहाँ पर अल करने का आदेश दिया गया है, अल करने का आदेश दिया गया है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो थोड़ा आप चीज़ों को आराम से थोड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर इसको आप लिखोगे अल। अब ये वाला जो ए, इसको आप किस में दे दो, भाई आपने वे को ही तो ब्रेक किया है, कि आपने जब वे को ब्रेक किया तो यहाँ पर ए आया, तो इस ए को यहाँ पर, इस ए को यहाँ पर बे को दे दो, तो ये पूरा बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तय, तो तय का तय लिख देंगे, और बे को हमने यहाँ पर ए दे दिया है, तो ये इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये बचा ले, अब ये हलंत ए ले है, तो इसको हम आधा ले करके लिख सकते हैं ना, आधा ले, भाई आधे ले को हम ऐसे हलंत कर देते, तो इसको हम आधा लिख सकते हैं, तो आधा लिख दिया, देन आधा लिख दिया, देन कार बचा, तो लकार, तो लकार। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये तो हमने एग्जाम्पल बता दिया आपको गुण संधि के। देन हम बात करते हैं इसके बाद वृद्धि संधि की बात। ठीक है, अब तीसरी हमारी जो संधि आएगी वो आएगी वृद्धि संधि। देखो, अब वृद्धि संधि के अंदर क्या है, देखो वृद्धि संधि के अंदर मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि यदि ये हस्व है, दिख रहा है, अगर इसके सामने इनमें से कोई भी आता है, इनमें से कोई भी आता है, ए आओ, औ आओ, ए आओ, औ आओ, ठीक है, इनमें से कोई भी आता है तो उसका क्या होगा, वृद्धि होगी, उसका क्या होगा, वृद्धि होगी। तो यही चीज़ आपको देखनी है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, यदि हस्व आ के सामने या दिग्र आ के सामने यदि ए आए और ओ आए और फिर से ए आए एंड देन ओ आए, तो उसका क्या होगा, हमेशा वृद्धि हो जाएगी, यानी ए और ओ और ए और ओ, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि होगी, दोनों केस में क्या हुई, वृद्धि हो गई। ठीक है, चाहे छोटा है, छोटा है या बड़ा है, दोनों केस में क्या हो जाती है, यहाँ पर वृद्धि हो गई। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एक का एक, एक प्लस एक। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये तो स्वर है, स्वर का कोई टूटेगा नहीं, और इस व्यंजन को तोड़ोगे तो इसके हलंत लगाओगे और इसके नीचे अंदर से स्वर निकालोगे, और यहाँ पर ए है, तो ए के सामने ए आ गया, तो ए के सामने जब ए आ जाता है तो वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है, और इसको ए करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, तो आप कर सकते हो ए का एक। ठीक है, समझ में आ गया ना कि नहीं आया।
भाई देखो, ए और ए को क्या आदेश, क्या ए और ए को आदेश क्या मिलता है, ए और आदेश को मिलता है कि ए करने का, यानी दो ए चढ़ाने का, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक, दो ए चढ़ाने का। तो आपको क्या करना, एक आपने लिखा, एक आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और आप जो दो ए हैं तो दो अब एक ऊपर चढ़ा दोगे, तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। देन एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे मान लो, उष्ण उष्ण ओदनम, उष्ण प्लस ओदनम, ठीक है, उष्ण प्लस ओदनम। तो इसको आप तोड़ोगे, जब नए को आप ब्रेक करोगे तो यहाँ से अंदर से ए निकलेगा, ठीक, एंड देन यहाँ पर ओ आ रहा है, तो ए के सामने जब भी ओ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, दो ओ बन जाएगा, बस दो ओ बन जाएगा। तो आप कर दो, तो आप लिखो यहाँ पर उष्ण, आप लिखो उष्ण, भाई ये उष्ण सेम का सेम लिख दो, और यहाँ पर दो ओ लगा देनी है आपको, दो ओ लगा देनी है, देन उष्ण, बस हो गया सिंपल। इतना सिंपल सिंपल है, बस ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बात है, और आराम से कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक। और भी कोई एग्जांपल है, जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नॉर्मली कह देते हैं, अगर ए के सामने मान लो, ए के सामने अगर ए आए तो क्या होगा, आई होगा, ठीक, नॉर्मल एग्जांपल भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर वृद्धि संज्ञा भी कंप्लीट होती है। देन हम बात करते हैं यण संध्या के बारे, सॉरी यण संधि के बारे में। यण संधि, देखो अब यण संधि के अंदर हमने आपको क्या बताया था, यदि ई के सामने, यदि ई के सामने, ऊ के सामने, री के सामने, लीर के सामने या तो ए आ जाए या फिर इन चारों में से कोई आ जाए, या तो ए आ जाए, देखो ई औ री लीर में सामने ए आ जाए या इन चारों में से कोई आ जाए, तो वो यण संधि का एग्जाम्पल होगा। तो आपको पहचानने की कौन सी संधि का एग्जाम्पल होगा, कौन सी संधि का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो यण संधि को आप, चलो यण संधि की बात करते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं, देखो इसको एक बार दिखा देता हूँ मैं, ई औ री ली, इसको लिखो एक बार कि ई औ री और लिरी, ये चार शब्द बताए गए हैं। इनके सामने यदि ए आ जाए, इनके सामने ए आ जाए या ए आ जाए, ठीक है, ए आ जाए या फिर औ आ जाए, ए औ, या ए आ जाए या ओ आ जाए, तो इन पांचों शब्द में से इनके सामने कोई भी आ जाए, किसी के सामने भी, ठीक। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो हमने क्या बताया कि जो यण संधि है ये चार होती है, अगर इनके सामने ए आ जाए या ये चार शब्द कोई भी आ जाए तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो यण संधि का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो इनको क्या आदेश दिया गया है, यदि इनके सामने से कोई आता है, यदि ई के सामने से ए आए ओ आए ए आए, इन पांचों में से कोई भी शब्द आता है तो ई को कन्वर्ट करने को कहा गया है ये में, और ऊ को कन्वर्ट करना, अगर ऊ के सामने इनमें से कोई आ जाता है तो ऊ को आपको कन्वर्ट करना है बे में, ये आदेश दिए गए हैं। और री के सामने इनमें से अगर कोई आ जाए तो आपको रे में कन्वर्ट करना है, और लिरी के सामने इनमें से कोई आ जाए तो लिरी को आपको ले में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ई और री को ये बे रे ले में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पारनी का, चलो इसे यहाँ से हम सामने से नहीं, चलो यहाँ से लिख देते हैं, पारनी पर नी प्लस अथ। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, नेक नीचे हलंत लगाओगे और इसके नीचे से अंदर से छोटी निकालोगे, ठीक है, देन ए आएगा। मैंने क्या बताया कि जब ई के सामने ए आए कोई सा भी शब्द आए तो ई को किस में कन्वर्ट करने का आदेश है, तो इसको ये में कन्वर्ट करने का आदेश है। तो बस यहाँ पर इसको सीधा सा यहाँ पर ये में कन्वर्ट कर दीजिए आप। देखो प, यहाँ पर पे लिखोगे, देन ने लिख दोगे, और देन ये पर ये चढ़ा दोगे, पर नहीं है। और ये जो ने, अब ये इसके नीचे हलंत लग गया तो इसको हम आधा न करके लिखेंगे, देन इसको हम ये बना देंगे ये, एंड देन ये थे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहले का एग्जाम्पल। देन दूसरे का एग्जाम्पल देखते, कोई दूसरे का एग्जाम्पल होता है तो देखो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि तू प्लस अधिकतम, तू प्लस अधिकम, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, उसको जब आप ब्रेक करोगे टू प्लस छोटा ऊ देन प्लस ए, और मैंने क्या बताया ऊ के सामने ए आए ओ आए रे आए, तो ऊ को हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, वे में कन्वर्ट करना है।
तो इसको तो हम वे में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसको हम आधा करके लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, लिख सकते हैं। आप ऐसे मत लिखना क्योंकि ये अच्छा वर्ण नहीं लगता है, ठीक है, अच्छा वर्ण सा नहीं लगता है, तो इसलिए हम इसको आधा तय करके लिख देंगे और इसको हम वे करके लिख देंगे। तो त्वव अधिकम, तो ये हो जाएगा त्वव अधिकम। तो ये बन गया आपका वर्ड यहाँ पर। तो दूसरे का एग्जाम्पल भी हमने हो गया। देन ई औ हो गया। तो और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे ये बताई है ना, ज़रूरी नहीं है आपको छोटा ही लेना है, आपको ये बड़ी भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ लो छोटी है तो ये बड़ी ई भी हो सकती थी, री के सामने बड़ा वो भी हो सकता था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये अच प्रत्यय आ रहा है हमारे, जो ये अच है, ठीक है, ये हस और दीर्घ दोनों हो सकते हैं, ये हस और दीर्घ दोनों हो सकते हैं, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन आदेश वही रहेगा जो करने के लिए जो बताया गया है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं आपको। री प्लस आसमान, री प्लस आसमान, आसमान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, री आ रहा है और री के सामने ए आ रहा है। मैंने क्या बताया, री के सामने इनमें से कोई भी वर्ण आए, ठीक है, तो कोई वर्ण आए तो री को किस में कन्वर्ट करने का, रे में कन्वर्ट करना है। तो री को हम रे में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, और इसको हमने क्या में कन्वर्ट कर दिया, री के साथ जब भी ए आ रहा है, री के सामने ए आ रहा है तो उसको हम रे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा रे समान, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अब हमारी संधि बची है अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि। तो अयादि संधि देखो, अयादि संधि हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था यदि ए औ के सामने इनमें से 5 वर्ण में से ए ई उ री ली में से कोई भी आ जाता है तो वह अयादि संधि का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि ए ओ और ए ओ, इनके सामने ए और ई और ऊ और री और लिरी, अगर इनमें से कोई भी आ जाता है, ठीक है, अगर इनके सामने इन इन जो 4 दी गई, ए के सामने ए आ जाए, ई आ जाए, ठीक, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, लिरी आ जाए, तो इनको यहाँ पर क्या करने का आदेश दिया गया है, तो यहाँ पर बताया गया ए को आप ए में कन्वर्ट कर दोगे और औ को आप अब में कन्वर्ट कर दोगे और इसको आप आई में कन्वर्ट कर दोगे और इसको आप में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हस्व है तो हस्व लगाए और यहाँ पर ये धीगर है तो ये धीगर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हस्व है तो हस्व लगाए और धीगर है तो धीगर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो गणे घने प्लस एति, तो ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये आएगा गे और इसके अंदर भी गे ए प्लस ने प्लस ए, ठीक है, ये आएगा और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और मैंने क्या बताया, ए के सामने ए ई और री में से कोई भी आता है तो वो अयादि संधि का एग्जाम्पल है, और ए के सामने जब ए आता है तो इसको ए करने का आदेश दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो अब ये वाला जो ए है तो ये वाला ए इसके अंदर चला जाएगा। भाई इसको हमने कैसे तोड़ा, इसको हमने ऐसे ही तो तोड़ा था, ने प्लस ए। अगर आप इसको फिर से लिख दो तो ऐसे तो लिख सकते हो, तो ठीक है। तो गण है तो ये तो हो गया, गण तो सेम हो गया, ठीक है। तो गे हो गया, ने, ये तो सेम हो गए। देन अब ये बचा, तो ये बचा, तो ये को आप यहाँ लिख दो और ती बचा तो ती, तो गणिया ती। तो इस तरह से यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता इनमें आप कोई भी दिक्कत यहाँ पर आनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो एग्जांपल नंबर 2 कि भीषजो, मतलब भीषजो जो डॉक्टर को कहते हैं, भीषजो प्लस अत्र का नाम। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 ओ आ रहा है, ठीक है। मतलब जय को आप ब्रेक करोगे तो ये तो आएगा जय प्लस 2 ओ आ रहा है प्लस ए आ रहा है। और मैंने क्या बताया था कि यदि ओ के सामने ए आता है तो ओ को कह रहा है कि आप में कन्वर्ट करने का आदेश दिया गया है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, आप में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। ये तो करोगे। अब इसमें से जो एक है वो इसके अंदर चला जाएगा और ये बचा, अब बचा तो इसको आप कर दो, तो भी सज, अब ये जो है तो भी सज, इतना तो आपने सेम लिख दिया भाई, ये तो सेम है।
और इसके नीचे हमने ए लगा दी, तो इसको हम फिर से ऐसे ही लिख सकते हैं, तो भेषज हो गया। ठीक है, और अब ओ तो यहाँ से हटी जाएगी ना, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, तो आव आ जाएगा, भेषज आव, भेषज आव आ जाएगा। एंड त्र कारणम, कारणम सेम लिख दो। कितना सिंपल है, देखो क्या इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कठिनाई है। देखो आप कोई भी एग्जाम्पल हो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, तो मैं उनको आपको तोड़ के बता दूंगा। ठीक, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो कठिन हो। ठीक है, और ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी है जिनको मैं प्रैक्टिस करा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, हर एक एग्जाम्पल समझाया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए और आसानी से कर सको। यदि आपने ये वाला जो टेबल है उसको समझ लिया कि किस तरह से ह्रास होगा, किसका गुण होगा, किसका वृद्धि होगी, और कैसे यण होगा एंड कैसे अ आदि होगा। जैसे कि अगर हमने बताया कि अगर इनके सामने ए ई औ और री के सामने इनमें से ह्रास व दीर्घ कोई भी आता है तो यहाँ पर स्वर्ण दीर्घ संधि होती है, और ए के सामने यदि इन चार में से कोई आता है तो गुण संधि होता है, और ए के सामने इन चार में से कोई आता है तो वृद्धि संधि होता है, और इनके सामने से अगर ए और इन चारों में से कोई आता है, यदि ए आई या इन चारों में से कोई आता है तो यण संधि होता है, और इन चारों के सामने इन पांचों में से कोई आता है तो अयादि संधि होता है। कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें याद करनी थी जो मैं आपको हर एक चीज़ के लिख के बता चुका हूँ। पहले तो आपको पहचाननी है कि इसके अंदर कौन सी संधि लग रही है। मान लिया आपने बता दिया स्वर संधि लग रही है, और स्वर संधि का कौन सा टाइप लग रहा है वो बताना है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट संधि ना कराकर यही पूछ लेता है कि 4-5 आपको एग्जाम्पल दे दिया और पूछा जा रहा है कि कौन सी इनमें से संधि लगी है, कौन सा सब टाइप है। ठीक, तो ये आपका पहचान पाओगे जब आप इसे टेबल याद कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद जब आपको संधि कन्वर्ट करनी है तो कुछ सूत्र पता होना चाहिए, कुछ चीज़ आपको याद होनी चाहिए, और इन चीज़ों को याद करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, जैसे हमने बताया था ना कि अगर इनके सामने ए में से और ई में से कन्वर्ट आता है तो ये में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ले में। और इनके सामने यदि कोई आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है कि आई में, ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अब में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के साथ आपको जो ये संधि है ना, स्वर संधि है, स्वर संधि के जितने भी एग्जाम्पल है आप इनमें कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं, वैसे तो ये 5 संधि हमारे इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है पूर्व रूप संधि, तो इसके भी हम बात कर लेते हैं यहीं पर ही। अब देखो पूर्व रूप संधि क्या होती है, बता दिया, यदि ए के सामने और ओ के सामने, ए के सामने ओ के सामने यदि ए आ जाता है तो उसका हमेशा इस तरह का एक चिन्ह बन जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे गृह अपी हो गया, तो गृह में क्या आ रहा है, ये इस तरह से आता है, ये इस तरह से आता है। ठीक है, ये जो साइन आता है वो किसकी वजह से आता है, जब भी ए और ओ के सामने यहाँ पर ए आता है। एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे को प्लस अपी हो गया। ठीक, जैसे को अपी हो, चलो गृह गृह पी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गृह प्लस अपी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए के सामने क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो ए अरे ए मेरे का क्या बन जाता है हमारा, तो ये बन जाता है इस तरह से कोई साइन। तो बस तो आप लिख दो गृह, और ये बन गया अपी, गृह तो ये गृह हो गया, और ये बन जाएगा अपी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि जब भी आपको जैसे ए और ए आ रहा था ना, तो यहाँ पर इस वर्ण का ही केवल ये होगा। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सेम यहाँ पर ऊपर चढ़ जाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हो कोपी, तो आपने देखा कि यदि ओ के सामने यदि ए आ रहा है, यदि ओ के सामने ए आ रहा है तो इस वर्ण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से वर्ण बन जाएगा। तो कोपी आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, बस इसके साथ जो ये ए है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है यदि इसके सामने ए और ओ आता है तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूर्व रूप संधि भी कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है। देन हम बात करते हैं पर रूप संधि के बारे में। पर रूप संधि के बारे में देखो, पर रूप संधि क्या कहती है, वो कहती है यदि आप अकरांत उपसर्ग आप आगे जाके पढ़ोगे, यदि अकरांत उपसर्ग आए, ठीक है, अपरांत उपसर्ग आए किसके सामने, ए के सामने, ए के सामने और ओ के सामने। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, ए और ओ के सामने यदि उपसर्ग आते हैं तो वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो वो सेम ही रहेंगे, ए और ओ ही रहेंगे। जैसे कि मान लो ये अब हो गया, पर हो गया, अप हो गया, ये सब एक प्रकार के यहाँ पर उपसर्ग होते हैं। तो ए जते, तो मैंने क्या बताया, यदि अकारांत उपसर्ग आते हैं, यदि ए जैसे ए जते, यानी ये क्या हो गया, अकारांत उपसर्ग हो गया, और अकारांत उपसर्ग के बाद ए आता है या ओ आता है, जैसे ये ए आ गया तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, ये जो ए है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, अबे जते, तो इस तरह से। ठीक है, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पर एक प्रकार का उपसर्ग है तो ए जते,
तो मैंने क्या बताया कि जब भी कह रहा है कि ए और ओ के सामने कोई उपसर्ग आता है तो इसमें क्या होता है कि वो सेम जुड़ जाते हैं, तो परा प्लस ए जते, तो इस तरह से आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ आपको यहाँ पर जो स्वर संधि के जितने भी टाइप्स थे वो कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको कहीं भी डाउट लगा हो या कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसकी दूसरी वाली वीडियो में हम इसको एक बार थ्योरी से भी थोड़ा बहुत देख लेंगे।